नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको कारक समझाने आई हूँ। कारक, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत में कारकों की संख्या थोड़ी अलग है और आप जा रहे हैं हिंदी का पेपर देने और आपके हिंदी के पेपर में संस्कृत साहित्य की ग्रामर भी आती है, यानी कि संस्कृत का भी व्याकरण पूछा जाता है और हिंदी का भी व्याकरण पूछा जाता है। तो और भी ज़्यादा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कम टाइम में, बहुत कम टाइम में छोटे छोटे टॉपिक और बहुत कम शब्दों में उसको व्याख्यायित करते हुए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आपके ऐसे टॉपिक तैयार करवा रहे हैं जिनमें कि आपको एक एक क्वेश्चन ज़रूर मिलना है। तो अगर मेरी मेहनत से आपके एग्जाम में आपके कुछ भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं जो कि आपके लिए टफ थे, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानूंगी और आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी वीडियोस बनाती रहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लाइव लेती थी लेकिन नहीं ले पा रही हूँ, वो आपका दुर्भाग्य भी है और मेरा भी दुर्भाग्य है। लेकिन इन सब बातों को ना करते हुए मैं सीधे सीधे टॉपिक पर आती हूँ। टॉपिक हमारा आज का है कारक। कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। जिससे क्रिया का सीधा संबंध होता है उसे कहते हैं कारक। जैसे मोहन ने किताब पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ी, कर्म क्या है? किताब। और कर्ता का संबंध यानी कि क्रिया का संबंध किससे है? तो मोहन ने किताब पढ़ी, क्रिया का सीधा संबंध किससे है? यानी कि किताब से। अब किताब जो है वो क्या है? वो है कर्म। अब यहाँ पर हम उसे ही कारक मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सामान्य शब्दों में देखें तो अगर क्रिया हो रही है तो क्रिया किसके कारण हो रही है? कर्ता के कारण हो रही है या कर्म के कारण हो रही है या करण के कारण हो रही है? जिस भी कारण से हो रही है उस कारण को ही हम कारक के नाम से जानते हैं। अब बात आती है संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं, जिसमें कि संबोधन और संबंध को हटा दिया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो संबंध कारक है और संबोधन है ये हिंदी में तो गिने जाते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं गिने जाते। हिंदी में 8 संख्या होती है कारक की, जिसमें कि आप देख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होते हैं। यही जब संस्कृत में बात आती है तो संबंध को हटा दिया जाता है और संबोधन को हटा दिया जाता है और बचते हैं 6 कारक। तो इसलिए संख्या हो जाती है कितनी? 6। विभक्ति या परसर्ग, जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं जल्दी से कारक के चिन्हों को। सभी ने पढ़ा है, बहुत टाइम से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्पेशल क्या है देख सकते हैं। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। ये क्या है? ये है कारक, इसे हम कारक कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण ये सब कारक हैं। ये हैं इनके चिन्ह। कर्ता का चिन्ह है ने, जिसका मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि जो काम कर रहा है। जैसे कि मोहन ने किताब पढ़ी, तो किताब कौन पढ़ रहा है? काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है मोहन। तो ने उसी के साथ लगेगा जो कि करता होगा, यानी कि जो काम कर रहा होगा, ठीक है। कर्म को, इसका चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्म, ठीक है। और कर्म का चिन्ह होता है को, यानी कि जिस भी शब्द के आगे को लगा हो उसे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये है कर्म। अब अगला आता है करण का चिन्ह है से और द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जिसके द्वारा, जैसे मैं यहाँ पे कलम से आपको ये अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। पेन से ये मैं लिख रही हूँ, तो ये जो लिखना है ये किससे हो रहा है? ये हो रहा है पेन से। तो पेन की सहायता से या कलम की सहायता से मैं लिख रही हूँ या कलम के द्वारा मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो करण कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कारण बन रहा है वो कारण है पेन। पेन के द्वारा लिखा जा रहा है। अगली उस पर चलते हैं, कारक है संप्रदान। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। को भी कहीं कहीं मिलता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाती है या की जाए वो के लिए होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः शब्द है, श्री गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार है ना। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है, जिससे कि संप्रदान हम उसको पहचान रहे हैं। दूसरी चीज़ के लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है तो संप्रदान आ रहा है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, है ना। जैसे पेट में भूख लगी है तो भोजन बन रहा है या भोजन खाना है, वे तो किसके लिए खाना है? भूख मिटाने के लिए खाना है, तो वहाँ पर संप्रदान होगा। उस भूख मिटाने के लिए में क्या होगा? संप्रदान होगा। इसके बाद बात करते हैं अपादान की। अपादान का चिन्ह होता है से। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी तक हम लोगों ने रटा कि अलग होने के अर्थ में ही अपादान होता है। जैसे अलग होने के अर्थ में उदाहरण दिया गया कि बिल्ली छत से कूद पड़ी।
अब जब छत से कूद रही है तो छत पे नहीं रुकी ना बीच में लटकी, वो तो नीचे गिर पड़ी। तो जब नीचे गिर पड़ी यानी छत से दूर हो गई, तो जब छत से दूर हो गई तो अलगाव हो गया और इस अलगाव में अपादान कारक हो गया। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि जहाँ पर लज्जा होती है, जहाँ पर लज्जा शब्द का प्रयोग होता है या लज्जा भाव प्रयुक्त होता है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जहाँ पर भय दिखाया जाता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जहाँ पर किसी से किसी की तुलना की जाती वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। या उतरना आदि के बोध होने पर भी अपादान कारक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलना के अर्थ में, तुलना के योग में कौन सा कारक होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। लज्जा के भय के अर्थ में कौन सा कारक होता है, तो अपादान कारक होता है। जैसे सुनील सांप देख करके भाग गया। अब जब सांप देख करके वो भाग गया तो कहीं से तो नहीं भागा, लेकिन सांप को देख करके डर गया है, भयभीत हो गया, तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। या चंद्रमा नायिका से अधिक सुंदर है या नायिका चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तुलना की जा रही है, जबकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे लेकिन तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक माना जाएगा। फिर आते हैं संबंध कारक पर, जिसका चिन्ह है का, की के, नानी ने, रारी रे, जिसका अन्य पदों से संबंध दिखाया जाता है। जैसे कि मोहन का बैग, रानी की बातें शब्द को जोड़ रही हैं, कर्ता को क्रिया या कर्म से जोड़ रही हैं, यानी कि संबंध स्थापित कर रही हैं। ये चिन्ह जो है वो उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होता है। संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता, केवल संबंध माना जाता है। हिंदी में इसे कारक में जोड़ा जाता है, और आप हिंदी में ही संस्कृत और हिंदी दोनों की ग्रामर को लेके बैठेंगे एग्जाम में, इसलिए आपका जानना जरूरी है कि किस चिन्ह को हम किस कारक के अंतर्गत पहचानेंगे। अगला है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, चिन्ह में, पै और पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, तो पर जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ वो हुआ अधिकरण कारक, है ना। या देश में बहुत भूखमरी है, में प्रयुक्त हुआ तो भी अधिकरण हो गया। क्रिया के आधार को यहाँ पर दर्शाया जाता है, और क्रिया के आधार को दर्शाने में पै पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर अधिकरण कारक होता है। तो इस तरह से आप उम्मीद है कि आप लोगों को कारक के चिन्ह और उनका प्रयोग समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आपका एक प्रश्न जो कारक से संबंधित आता है, इतने छोटे टॉपिक से एक प्रश्न आता ही आता है, तो वो भी आपका तैयार हो गया होगा। आपको परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मनोबल को बढ़ाए रखिएगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिएगा, बहुत ही धैर्य से बार बार प्रश्न को पढ़ करके फिर ही उस पर टिक करिएगा, गोला सही से भरिएगा। गोला भरने के लिए भी बहुत सारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं, उनको देख लीजिए, तो उनसे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि आपको किस तरह से एग्जाम हॉल में गोला काला करना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी OMR सीट को भरना चाहिए। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इन सब एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाती हैं, उनको देख लीजिए। और उम्मीद है कि आप लोगों का ये टॉपिक भी तैयार हो गया होगा। सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट, सबा खैर, धन्यवाद।